ये कहानी उस नाबालिग लड़की की है जो हमेशा खुश मिजाज रहती थी और बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कहती थी। जापान के सातिमा प्रीफेक्चर स्थित एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली जुंको फरुता की खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, और क्या उसमें उसकी गलती थी या फिर किसी के एक तरफा प्यार ने उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। आइए बात करते हैं पूरी कहानी के बारे में कि वास्तव में कौन थी वो लड़की जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हुआ था। जुंको फरुता का जन्म 18 जनवरी 1971 को मिसाटो सेतामा प्रांत में हुआ था और वो अपने माता पिता और बड़े भाई और छोटे भाई के साथ रहती थी। वो यशिया मिमामी हाई स्कूल में पढ़ती थी और ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसा बचाने के लिए स्कूल के घंटों के बाद पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि वो लाइफ में लोगों से थोड़ा अलग कर सके। और उसका सपना एक गायिका बनने का था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी और क्लास में टीचर भी उसकी बहुत तारीफ़ करते थे क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो सबके साथ बहुत अच्छा था। उसके दोस्तों के अनुसार वो एक आइडल सिंगर बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसके साथ ही कुछ लड़के पढ़ते थे जिन्होंने उसका किडनैप करके उसके साथ बलात्कार किया था। अब मैं आपको बताता हूँ उन अपराधियों के बारे में जिन्होंने जुंको फरुता के साथ बलात्कार किया और बाद में उसे मार दिया। उसके किडनैपिंग में 4 लड़के शामिल थे जो उसी हाई स्कूल में पढ़ते थे। पहला अपराधी जिसका नाम था जो ओगुरा, और दूसरा अपराधी शिंजी मिनाटो था, और तीसरा जो अपराधी था उसका नाम याशुसी वतनबे था, और चौथा और लास्ट अपराधी था हिरोशी मियानो। और इस अपराधी ने लड़की के साथ बहुत ज़्यादा बहरहमी की थी, तो इसको सबसे ज़्यादा सज़ा भी मिली। इसको 20 साल की सज़ा मिली थी। मियानो का बचपन से ही चोरी डकैती का इतिहास रहा था, जैसे कि दुकानों से सामान चुराना और स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और भी बहुत सारे अपराध शामिल थे। जुंको फरुटा धूम्रपान नहीं करती थी, शराब भी नहीं पीती थी और ना ही ड्रग्स लेती थी। लेकिन हिरोशी मियानो उससे प्यार करता था, लेकिन वो रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। वो सिर्फ उससे नाजायज़ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जुंको फरुता ने इसे अस्वीकार कर दिया और उसके बाद से वो जुंको से नफरत करता था। लेकिन हिरोशी मियानो की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मियानो के और लड़कियों से भी यौन संबंध थे, तो उसकी प्रेमिका ने भी उसे छोड़ दिया। और उसके बाद से वो जुंको की ताक में था कि कब उसे मौका मिले और उसके साथ वो बलात्कार करे। अभी तक मैंने आपको अपराधियों के बारे में बताया कि किस अपराधी ने क्या काम किया। अब बात करते हैं उस दिन की जिस दिन जुंको फरुता का अपहरण हुआ और उसके साथ बलात्कार हुआ। तो बात है 25 नवंबर 1988 की। उस दिन मियानो और मिनाटो शहर में घूम रहे थे और मियानो और मिनाटो की आपस में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों इसी तलाश में थे कि उन्हें कोई भी लड़की रास्ते में मिल जाती तो उसे वो छेड़ते। लेकिन जब जुंको फरुता अपनी जॉब से शाम के समय वापस आ रही थी तो उसको मियानो और उसके दोस्त मिनाटो ने साइकिल पर जाते हुए देख लिया और वो दोनों उसका पीछा करने लगे। रात के करीबन 8:30 हो रहे थे, तो मियानो ने मिनाटो को आदेश दिया कि वो उसके पास दौड़े और उसे बाइक से धक्का देकर वहाँ से भाग जाए। ऐसा उसने इसलिए बोला ताकि वो उसकी मदद करने के बहाने उसके पास जा सके। तो मिनाटो वहाँ पर दौड़कर जाता है और जुंको फरुता को वो साइकिल से गिरा देता है। तो मियानो उसके पास जाता है और उसे उठाने में मदद करता है और उसे सुरक्षित घर तक छोड़ने की बात कहता है। वहाँ जाते समय उसने उसका विश्वास जीत लिया था, जिसके कारण वो उसे गोदाम में ले गया, जहाँ उसने जुंको को जान से मारने की धमकी दी। और इस गोदाम में उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर पास के होटल में ले जाकर फिर से उसके साथ बलात्कार किया गया। उस होटल से मियानो ने मिनाटो और अन्य 2 अपराधियों को बुलाया और जिनको के साथ जो कुछ भी उसने किया था
वो उसने उनके पास उसके बारे में बता दिया। ओगुरा, जो कि मियानो का दोस्त था, उसने मियानो से कहा कि वो उसे कैद करके रखे ताकि वो और अन्य लोग उसका यौन शोषण कर सके, यानी कि बलात्कार कर सके, क्योंकि इस समूह का सामूहिक बलात्कार का इतिहास रहा था और उन्होंने पहले भी एक अन्य लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। उस लड़की ने भी कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि उन लड़कों का संबंध आपराधिक संगठन से है और वो डरी हुई थी कि अगर उसने किसी को भी बताया तो उसके और उसके परिवार के साथ क्या क्या हो सकता है, वो सोच भी नहीं सकती है। उसके अगले दिन लगभग 3 बजे मियानो जुंको को पास के एक पार्क में ले गया, जहां अन्य 3 लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसकी एक नोटबुक में उसके घर का पता जान लिया था और उसे बताया कि वो लोग आपराधिक संगठन का हिस्सा है और अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके परिवार को मार डालेंगे। लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस मिनाटो के घर ले गए, जहां पर वो और उसके माता पिता रहते थे। 27 नवंबर को जुनको के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और जांच में बाधा डालने के लिए मियानो ने उसे अपने माता पिता को 3 बार फ़ोन करके ये विश्वास दिलाने के लिए मजबूर किया कि वो घर से भाग गई है और पूरी तरह से सुरक्षित है और दोस्तों के साथ वो रह रही है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जुनको के माता पिता उसकी तलाश ना करें। तो मूल रूप से जब भी मिनाटो के माता पिता आसपास होते थे तो वो जुनको को ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर करते थे जैसे कि वो मिनाटो की प्रेमिका है। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि मिनाटो के माता पिता को ये ना लगे कि उन्होंने उसका किडनैप किया है। हालांकि उन्होंने जल्द ही ऐसा करना बंद कर दिया जब उन्हें पता चला कि उसके माता पिता पुलिस से संपर्क नहीं कर रहे हैं। मिनाटो की मां ने बाद में कबूल किया कि वो पुलिस से संपर्क नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा पहले उनके साथ हिंसक व्यवहार कर चुका था। सभी दोस्तों ने जुंको को 40 दिन तक बंदी बनाकर रखा, जहां उन्होंने बार बार उसे पीटा, उसके साथ बलात्कार किया और उसे बहुत प्रताड़ित किया। और 28 नवंबर की रात को उन्होंने 2 अन्य लड़कों को घर में आमंत्रित भी किया था। वो ऊपर की मंजिल पर गए जहां जुनको बैठी थी और समूह ने खांसी की दवा पी ली, ये दिखावा करते हुए कि ये एक ड्रग्स है, और नशे में होने का नाटक किया। जुनको डर से चिल्ला रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसने उसे रोक दिया। शोर सुनकर मिनाटो की मां लड़कों को देखने गई तो उन्होंने उसे बताया कि वो बस मस्ती कर रहे थे और बाकी सब कुछ ठीक है। उसके जाने के बाद लड़कों ने जुनको का सामूहिक बलात्कार शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी और बिना पलक झपकाए बस छत को देखती जा रही थी। 40 दिनों में जुनको को हर रोज़ बलात्कार का सामना करना पड़ा। एक बार तो एक ही दिन में 12 अलग अलग लोगों ने उसका बलात्कार किया था और करीब 100 अलग अलग लोगों ने करीबन 400 बार उसका बलात्कार किया। पहले 4 लड़कों ने उसके जांघों के बाल काटे और उससे नग्न होकर नाचने और संगीत सुनते समय हस्तमैथुन करने को मजबूर किया गया, और जब उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो चल भी नहीं सकती थी तो उन्होंने उसे बहुत कम कपड़ों के साथ ठंड के मौसम में बालकनी में बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया और उसे फ्रीजर में सोने के लिए भी मजबूर किया गया। उन्होंने उसे बड़ी मात्रा में दूध और पानी और शराब पिलाई, और एक समय ऐसा आया जब वो इतनी घायल और इतनी बीमार हो गई थी कि वो पानी भी नहीं पी पा रही थी। वो तुरंत उल्टी कर देती थी। उसे पैंट थिनर को सूंघने और एक साथ कई सिगरेट पीने के लिए भी मजबूर किया गया, और बार बार उसके पैरों और हाथों को लाइटर के तरल पदार्थ से जलाया गया। दिसंबर के अंत तक जुनको बेहद कुपोषित हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत कम खाना दिया जाता था और अंत में उसे केवल दूध दिया जाता था। उसे बहुत ज़्यादा चोटें और भयानक संक्रमण थे और वो बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर नीचे भी नहीं जा सकती थी और सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित हो गई। एक बार वो पुलिस को चुपके से फ़ोन करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसे पकड़ लिया गया।
और सज़ा के तौर पर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिससे अंत तक लड़कों की उसमें रुचि खत्म हो गई और इस वजह से वो बाहर आ गए और एक और 19 वर्षीय महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। 4 जनवरी 1989 को मियानो महजोंग का खेल हार गया और उसने जुंको पर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके शरीर पर लाइटर का तरल पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी और कथित तौर पर जुंको ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो बेसुध हो गई। उन्होंने उसे पीटना जारी रखा और एक मोमबत्ती जलाई और उसके चेहरे पर गर्म मोम टपकाया। उसकी पलकों पर 2 छोटी छोटी मोमबत्तियां रखी गई और उसे अपना मूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया। लात मारने के बाद वो एक स्टेरियो यूनिट पर गिर गई और उसे ऐंठन होने लगी। उन्होंने अपने हाथों को प्लास्टिक की थैलियों में लपेट लिया और उसे पीटना जारी रखा और साथ ही उसके पेट पर कई बार लोहे की एक्सरसाइज बॉल गिराई और हमला लगभग 2 घंटे तक चला और आखिरकार उसकी मौत हो गई। हत्या के आरोप में फंसने के डर से लड़कों ने उसके शरीर को कंबल में लपेटा और उसे एक ट्रैवल बैग में ठूस दिया। फिर उन्होंने उसके शरीर को 200 लीटर के ड्रम में रखा और उन्होंने उसे सीमेंट में भर दिया। 23 जनवरी 1989 को मियानो और ओगुरा को एक 19 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका उन्होंने दिसंबर में अपहरण किया था। 29 मार्च को 2 पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ करने आए क्योंकि उनके पते पर महिलाओं के अंडरवेयर पाए गए थे। पूछताछ के दौरान मियानो को लगा कि उनमें से एक अधिकारी को जुंको की हत्या के बारे में पता है। उसने मान लिया कि ओगुरा ने पुलिस के सामने अपराध कबूल कर लिया है, इसलिए मियानो ने पुलिस को बताया कि वो उसका शव कहां पर पा सकते हैं। अधिकारी इस कबूलनामे से हैरान थे क्योंकि वो जुंको के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। वो एक अलग महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे के हत्या के बारे में बात कर रहे थे, जो जुंको के अपहरण से कई दिन पहले हुई थी। पुलिस को वो ड्रम मिला जिसमें जुंको का शव था और वो उसकी उंगलियों के निशान से उसकी पहचान करने में सक्षम थे। 1 अप्रैल 1989 को ओगुरा को एक और यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया गया और बाद में जुंको की हत्या के लिए भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मिनाटो और वतनबे के साथ साथ मिनाटो के भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्व्यवहार और बलात्कार में शामिल कई अन्य लोगों की भी पहचान की गई। मियानो को 20 साल की जेल और मिनाटो को 5 से 9 साल की जेल और वतनबे को 5 से 7 साल की जेल और ओगुरा को 8 साल की किशोर हिरासत की सज़ा सुनाई गई। तो ये थी जुंको फरुता की मौत की दर्दनाक कहानी, जिसने एक समय पर तहलका मचा दिया था। क्योंकि वारदातें तो होती रहती है, लेकिन ऐसी वारदात जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी वारदात बहुत कम सुनने को मिलती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।